हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज जो चर्चा होगी वो टारगेट एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की होगी और जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर की। और 15/10/2024 इसका एग्ज़ाम डेट है, शिफ्ट नंबर 2 रहने वाली है। और काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आज हम सेट नंबर 31 करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे चैनल पर आपको पूरा का पूरा एसएससी एमटीएस का जितना भी पेपर अभी तक हुए हैं 2024 के अंदर, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास स्टार्ट हो जाती है। और हमारी क्लास की ये खासियत होती है कि हम अपनी क्लास के अंदर फालतू बकवास नहीं करते, हम दो चीज़ों को मैनेज करते हैं। सबसे पहली बात, टाइम। कोशिश हमारी ये रहती है कि 20 मिनट्स के अंदर हम 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। और क्लास के अंदर किसी तरह का कोई फालतू बकवास नहीं होती, सीधा क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के ऊपर एक उसका जो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। तो कम समय में आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। आपको करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस बताना है कि किसकी स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पर। तो अगर देखूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट पर ऑडियंस ठीक है, यहाँ सेकंड वाले में ऑडियंस की स्पेलिंग गलत है, थर्ड का ऑडियंस ठीक है, फोर्थ में ऑडियंस की स्पेलिंग गलत है, यानी सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल हो गए। अब आ गया थर्ड। अपलॉडेड की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाले में भी ठीक है। द म्यूजिशियन की स्पेलिंग यहाँ ठीक है, यहाँ थर्ड वाले में म्यूजिशियन की स्पेलिंग गलत है। तो आपको इजीली पता चल गया है कि फाइनल आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। बाकी परफॉर्मेंस की स्पेलिंग भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में क्या बोला गया है? 2 में बोला गया है द डांसर परफॉर्म्ड वियर्ड बट द म्यूजिक वाज हाईली एनचेंटिंग। तो देखेंगे यहाँ पर डांसर परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोला जाता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे तो वियर्ड जो है एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो कि गलत है। मुझे यहाँ पर चाहिए होगा एक एडवर्ब। तो वियर्ड में आप एल वाई जोड़ देंगे तो वियर्डली हो जाएगा। वियर्ड में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वियर्डली, जो कि एक एडवर्ब के फॉर्म में आ जाएगा। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, नंबर 3 पर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 3-4 ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप प्रॉपरली तैयार करिए। पहले आर्टिकल तैयार करिए, देन आप एडजेक्टिव तैयार करिए। डिग्री चैप्टर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है, खासकर डिग्री वाला क्वेश्चन आता है, और एडवर्ब। ये 4 स्टेट चैप्टर ऐसे हैं, मतलब इनमें से पूछ ही रहे हैं, वो हर साल दर साल पूछ ही रहे हैं इसमें से। बिंदु आस्क्ड आर्या टू फिल आउट फॉर हर so that he could take care of his sick father। देखिए, फिल आउट का मतलब तो होता है किसी फॉर्म को भरना, जैसे फिल आउट द फॉर्म। और यहाँ पे जो वर्ड आया है, यहाँ पर फिल आउट नहीं आना चाहिए, फिल इन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फिल इन, यानी इमोशन से भरा हुआ, किसी को हेल्प करने के लिए तैयार हो। तो आंसर जो लगेगा वो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। हैड इन द क्लाउड। हैड इन द क्लाउड का मतलब होता है दिन में सपने देखना। दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। सपने देखना जिसको क्या बोलते हैं? डे ड्रीमिंग। डे ड्रीम। तो अभी हमको क्या चाहिए वो देखिए। बीइंग पंक्चुअल एंड सिंसियर, नहीं, ये नहीं हो सकता। वर्किंग हार्ड, मेहनत करना, नहीं। थिंकिंग अबाउट द स्काई एंड क्लाउड, आसमान और बादलों के बारे में सोचना, ये भी नहीं होगा। बीइंग इम्प्रैक्टिकल, है ना, कोई चीज जो हो नहीं सकती है उसके बारे में सोचना, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। 5 में क्या बताना है बेटा मेरे को? 5 में मुझे इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या बताना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग मेरे को बतानी है। तो इनमें से कौन सी स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट हो सकती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पास्ट टाइम ठीक है, परसीव ठीक है, पार्लियामेंट ये भी ओके है, यहाँ तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही। और परजीवरेंस, ये भी स्पेलिंग ठीक है। देखिए भैया, चारों स्पेलिंग करेक्ट है इसके अंदर। ये मुझसे ही कहीं पे कुछ टाइपिंग में गड़बड़ हो गई होगी। तो फिलहाल तो चारों स्पेलिंग करेक्ट हैं यहाँ पर। और कोई भी इस क्वेश्चन को आप जो, हालांकि अगर एरर निकालते तो किसी जगह पर एरर बना देते। जैसे मान लीजिए अगर परसीव की स्पेलिंग ये तो सही लिखी हुई है, अगर एग्जामिनर अगर कुछ करता तो शायद वो ऐसा कर देता।
अक्सर इधर पे गड़बड़ आती है, ई आई की जगह पर आई ई कर देते। तो फिलहाल जो मैंने स्पेलिंग अभी लिखी है वो गलत लिखी है, और जो क्वेश्चन में लिखी हुई है स्पेलिंग करेक्ट लिखी हुई है। फिलहाल इसमें आप कर सकते हैं नो एरर, कोई एरर नहीं है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर। मैं अगली बार ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। मैं टाइप करते समय वो पूरा करेक्ट ही टाइप कर दिया मैंने। सिनोनिम्स पे चर्चा करेंगे, और सिनोनिम में आपको बताना है कि वर्ड कौन से वाले का जो प्रॉपरली होना चाहिए। द सक्सेस डिमांड हार्ड वर्क, डिलीजेंस एंड परसिवरेंस। इसमें जो वर्ड है डिलीजेंट, पहले इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना। तो सफलता किससे आती है? मेहनत से आती है। डिलीजेंस से, अथक प्रयासों से आती है। परसिवरेंस बार बार कोशिश करने से आती है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर आंसर बताना है, डिलीजेंस का मतलब क्या निकलेगा यहाँ। तो अगर आप देखें यहाँ पर पहला है इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस, आलसीपन। ठीक है। कूलनेस का मतलब तो ठंडा हो गया, कोई चीज़ बिल्कुल ठंडी हो, है ना। और ट्रबल का मतलब परेशानी होता है। एफर्ट का मतलब प्रयास होता है। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनत करना, प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। ग्रामेटिकली आपको करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। The integrate dance of neurotransmission in the synaptic cleft help a crucial role in neural communication। देखिए, कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट आए तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि उसमें 100% आर्टिकल बेस्ड एरर होती है। कौन सी एरर होती है? आर्टिकल बेस्ड एरर होती है। अगर आ से लेके अंगा तक आता है तो एन का यूज करिए, और अगर प्रोनाउंसिएशन का से लेके ज्ञा तक आता है तो आप ए का यूज करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को एक फॉर्म पढ़ाई गई थी, नाउन ऑफ नाउन। तो ये नाउन है, इंटीग्रेट डांस। ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन, ये भी एक नाउन है। ये बीच में प्रपोजिशन का काम कर रहा है। अगेन इन आ गया, ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है, और ये नाउन आ गया। अगर इस फॉर्मेशन को देखें तो इसमें हमने एक चीज नोटिस की है कि इस फॉर्मेशन के अंदर नाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रपोजिशन, नाउन, इस फॉर्मेशन के अंदर शुरुआत में दा का ही यूज किया जाता है। आर्टिकल एन, एन दोनों को साइड कर दीजिए आप। क्या बचा हमारे पास में? दा बचा। द इंटीग्रेट डांस, अच्छा फर्स्ट और अब फोर्थ में से ही कुछ होने वाला है। द इंटीग्रेट डांस यहाँ पर भी ठीक है, ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इन। अब क्या बोला गया है? इन अ स्नैप्टिक क्लेफ्ट प्ले। अब देखिए, स्नैक्टिव क्लैप प्लेज, ये जो है हमारे पास में एक नाउन है, और इस नाउन से पहले हम किसका यूज करने वाले हैं? दा का यूज करेंगे, ना कि ए और एन का यूज करेंगे। तो आपका ये वाला पोर्शन हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पर। अंडरलाइन, अरे अंडरलाइन नहीं किया गया है इसमें, जल्दबाजी में बनाया है बेटा पेपर, आज तो मॉर्निंग में जल्दी जल्दी। शी इज लेट देन वी एक्सपेक्टेड। देखिए, उनको आज देरी हो गई है, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा उनको देरी हो गई है। तो अगर कभी भी देरी की बात आती है तब आप किसका यूज़ करते हो? लेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? लेटर। तो ध्यान से देखिएगा, लेट पॉजिटिव डिग्री है। इसके दो कंपैरेटिव डिग्री बनते हैं, एक तो बनता है LATTER, और एक बनता है लेटर, LATER, और एक होता है लेटेस्ट। तो देखिए कैसे याद करना है। लेटर मतलब टी फॉर टाइम, एक बार टी आ रहा है ना, टाइम। जब दो बार टी आता है तो ये दो लोगों को बताता है और ऑर्डर को बताता है। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है बाद वाला। जैसे ए के बाद वाला कौन है? बी। और ये लेटर का मतलब क्या होता है? सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलते हैं, ये टाइमिंग को बताता है। तो बेटा ये दोनों में डिफरेंस हो गया। डबल टी आएगा तो उसका मतलब दो लोगों के बीच की बात होगी, और सिंगल टी आएगा तो उसका मतलब वो टाइमिंग को बताएगा। और दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, दोनों में ही ई आर लगा हुआ है। लेटेस्ट कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर लेट तो होता नहीं है, लेटेस्ट नहीं होता, ये वाला लेटर नहीं आएगा, फर्स्ट वाला लेटर आएगा। देखिए, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया, अगर आपको हमारी ये याद करने की ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह की ट्रिक्स आपके लिए बीच बीच में लेकर आऊँगा। ये बहुत ही फास्ट तरीका है एग्जाम के अंदर याद करने का। डबल टी आएगा ऑर्डर को बताएगा, सिंगल टी आएगा तो वो टाइमिंग को बताएगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ। 9 पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एक शब्द में आपको उत्तर बताना है। R.K. Lakshman was well known for his drawing of people in such a highly exaggerated manner as to cause laughter। देखिए, आर के नारायण जो थे,
आर के लक्ष्मण कौन थे? वो अपनी ड्राइंग के लिए जाने जाते थे। वो ऐसी ड्राइंग बनाते थे जो लोगों के ऊपर क्या करती थी, जो लो एक्ज़ैजरेटिंग मैनर और मज़ाक उड़ाती थी। आपने कार्टून के चित्र देखे होंगे, कार्टून ऐसा कुछ बना देते हैं हम लोग, है ना? जैसे कोई कार्टून बना दिया हमने, कोई ह्यूमन फेस बना दिया यहाँ पर। तो ये जो कार्टून वाले जो पोस्चर बनते थे, इनको क्या बोला जाता था? आप लोगों ने न्यूज़पेपर कॉलम में भी देखा होगा, कहीं पर एक छोटा-सा कार्टून का ऑप्शन बना रहता है। और वो अक्सर हमारे जो सोसाइटी है उसके ऊपर वो एक एक्ज़ैजरेशन करता है, एक तरीके का वो क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है उसको। तो भैया शुरू हो जाएँगे। आर्टिकल्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कहीं पे किसी ने कुछ लिख दिया है तो वो आर्टिकल हो गया। पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट किसी की कोई तस्वीर होती है और स्केच से बना हुआ कोई चीज़ होता है। जबकि कैरिकेचर्स क्या होते हैं? कार्टून होते हैं। तो वो क्या करते हैं? कार्टून बना देते हैं, कैरिकेचर्स बना देते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 10 पर आऊँगा। 10 में क्या बताना है? 10 में मेरे को बेटा सिनोनिम बताना है। वर्ड है क्लैरिफ़ाई। क्लैरिफ़ाई का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट कर देना, विविडली बताना किसी चीज़ को। विविड बताना, विविडली, स्पष्टता से बताना। अब इसका सिनोनिम का आपको इनमें चारों में से कोई एक आपको सिनोनिम ढूँढना है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन पेपर कन्फ्यूज़्ड मी। देखिए जो एग्ज़ामिनेशन का लास्ट क्वेश्चन था उसने मेरे को कन्फ्यूज़ कर दिया था। व्हेन इट आस्क्ड टू इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना या एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। तो अ, एक्सप्लेन द पाइथागोरस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल। तो लास्ट क्वेश्चन ने मेरे को परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन ने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करने में उसने मेरे को, जब मेरे को पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करने को कहा गया एग्जाम्पल के साथ में। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इलस्ट्रेट का मतलब निकल रहा है स्पष्ट करना। तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी लास्ट नहीं होगा, हेल्प नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 11 पर आता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, पहला है पिलग्रिम्स। पिलग्रिम होता है पैसेंजर्स, लेकिन ये कैसा पैसेंजर होता है बताइए? ये जो पैसेंजर होता है ये होता है धर्म के धार्मिक यात्रा करने वाला, रिलीजियस जो यात्रा करते हैं, धर्म यात्रा करते हैं, वो पिलग्रिम होता है। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? आवारा, वैगाबॉन्ड। क्या होता है? ये आवारा होता है, इधर-उधर घूमता रहता है। ठीक है? नोमैड का मतलब होता है जो बंजारे हों, स्ट्रॉलर्स, नोमैड। और इटिनरेंट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं, स्पेशली फॉर वर्क, अपने कार्य के लिए ट्रेवल करते हैं। तो यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3, इटिनरेंट। ठीक है? बाकी जो होते हैं बिना उद्देश्य के ट्रेवल करते हैं, है ना? और ये जो है इटिनरेंट क्या होता है? कोई बिज़नेस डील के लिए अगर आप जा रहे हो तब आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है श्रावण फेल्ड इन द एग्जामिनेशन लास्ट वीक एंड इज इन द एक्सट्रीम डिप्रेशन। अब इधर से ये वर्ड है इन एक्सट्रीम डिप्रेशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आपको हमको क्या करना है? इसका मीनिंग बताना है, ईडियम बताना है, मुहावरा इसका बताना है। इन एक्सट्रीम डिप्रेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा तनाव में होना। तो देखिए यहाँ पर इन द रेड का मतलब क्या होता है? इन डेब्ट, कर्ज में होना, है ना? या रिस्क में होना। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? कि कोई बहुत ही ज़्यादा क्रूल हो, निर्दयपूर्ण हो, क्रूल हो गया। डोलड्रम का मतलब होता है किसी टेंशन में होना, और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। और इन द लर्च का मतलब क्या होता है? लीव इन प्रॉब्लम, लीव समवन इन प्रॉब्लम, किसी को ना समस्या में अकेला छोड़ देना, प्रॉब्लम, लीव समवन अलोन इन प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में बेटा हमसे सिनोनिम पूछा गया है। वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र होता है इसका मतलब, है ना? यहाँ पे वर्ड है डिसेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है वंश, एंसेस्ट्री। ये क्या होता है? वंशावली होती है, एंसेस्ट्री। और एक्सप्रेस का मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को व्यक्त करना, किसी को शो करना विचारों को। और वायलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उल्लंघन करना, है ना? इन्फ्रिंजमेंट,
ये वर्ड आ चुका है एग्जाम के अंदर, याद कर लीजिएगा, इन्फ्रिंजमेंट वर्ड। हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए। और गवर्नेंस का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया 13 वाला। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 में आपको क्या करना है, सेम मीनिंग बताना है, यानी सिनोनिम बताना है, और वो वर्ड कौन सा है उसको पहले अंडरलाइन कर लेंगे। वर्ड है हमारे पास में लॉयर। ठीक है, शाइलॉक द जूइश मनी लेंडर। शाइलॉक कौन है, जूइश मनी लेंडर है। एंड एंटोनियो द रिच मर्चेंट। एंटोनियो क्या है, रिच मर्चेंट है। कहाँ का है, वेनिस का रिच मर्चेंट है। लॉयट ईच अदर। लॉयट का मतलब होता है किसी से हेट करना, नफरत करना। तो एडमायर मतलब किसी को प्रशंसा करना, प्रेस। ठीक है, अच्छा ये वाला वर्ड का मेरे को मीनिंग नहीं मिला है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक करके मेरे को इसका मीनिंग बताइएगा, इसका क्या मीनिंग है लेटे का। ये मेरे को नहीं मिल पाया। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना, डिटेस्ट। और लेथर्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है फॉर्म, झाग बन जाता है ना, सर्फ का झाग बन जाता है वो। फिलहाल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3 डिटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ। 15 क्या देता है, आई ऑलवेज प्रेफर अ स्मॉल कोजी कॉटेज डैश अ हाई राइज अपार्टमेंट। मैं हमेशा छोटे आरामदायक जो कॉटेज होते हैं उनको प्राथमिकता देता हूँ, जबकि बड़े अपार्टमेंट की अपेक्षा। कभी भी प्रेफर आ जाए बेटा, ये क्लास में ना जाने कितनी ही बार बता दिया होगा। आई थिंक मैंने क्लास में करीब 50 से 60 बार तो ये रिपीट कर दिया होगा ये वर्ड मैंने, प्रेफर। इसके साथ में गारंटेड टू आता है बेटा। जब भी मैं क्विक रिवीजन लेता हूँ सैटरडे को, उस दिन मैं ज़रूर इसके बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव चैप्टर का, या ये कहें डिग्री चैप्टर का मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चंस और इसमें याद रखिएगा आप, जैसे सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, प्रायर आ जाए, ये कुछ ऐसे वर्ड है इनके आने पर 100% TO2 लगता है बेटा, इनके साथ में देन नहीं लगता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता हूँ। सुषमा इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुषमा क्लास की एक सबसे स्मार्ट गर्ल है। किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री में। क्या पहचान बताई थी पॉजिटिव डिग्री की मैंने, किसी भी सेंटेंस में एज आ जाए, पॉजिटिव डिग्री बीच में रहने वाला है और एज आएगा, तो बस ढूंढना चालू करिए। स्मार्टर देन कंपैरेटिव डिग्री है, साइड कर दीजिए। द आ रहा है और फिर स्मार्ट आ रहा है, ये गलत हो रहा है। द आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज स्मार्ट एज सुषमा। तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ सेटल्ड हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे पास में। अगर मैं दूसरे वाले क्वेश्चंस को भी ज़रा चेक कर लूँ एक बार, मैं यहाँ पे ठीक होने की संभावना है, ये भी चेक कर लेता हूँ। नो अदर गर्ल एज स्मार्ट एज सुषमा। देखिए अगर फोर्थ वाले ऑप्शन को देखूँ, फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इन द क्लास इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर फोर्थ वाले में इन द क्लास के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही इसका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूँ। 17 किस चीज़ को इंडिकेट करता है, 17 में फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। हिज डैश इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब उसका क्या होगा, उसका पुत्र एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, हिज सन। ठीक है, ये वाला सन नहीं आएगा, ये सन सूरज के लिए आता है। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा होमोनियम। प्री हिट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 18 पर आ जाइए। 18 क्या बोल रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, कौन सा वर्ड प्रॉपरली इसके अंदर आ सकता है, तो देखते हैं। वुड कटिंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ यूजलेस ट्रीज फर्स्ट। वुड कटिंग के अंदर सबसे पहले यूजलेस ट्री को हटाया जाता है। डैश बाय मीडियम, उसके बाद में मीडियम ट्रीज हटाई जाती हैं। फिर फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ टिम्बर्स, और फिर जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का टिम्बर होता है उसको हटाया जाता है। तो क्या किया जाता है, ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को जब भी किया जाता है तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और स्टेप को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो फॉलोड होना चाहिए इसके अंदर फाइनल आंसर। एनैक्टेड का मतलब कोई एक्शन लेना, ये नहीं होगा। कंपेयर्ड का मतलब तुलना करना, ये भी नहीं होगा। एडजस्ट का मतलब किसी चीज़ को एडजस्ट करना, है ना, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली एरर इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, और देखेंगे कैसे क्या क्या होने वाला है। इफ यू वांट टू हैव अ साउंड वर्किंग नॉलेज ऑफ जापानीज। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। इफ यू वांट टू हैव साउंड वर्किंग, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो साउंड है,
साउंड वर्किंग नॉलेज, ऐसा ये किसका काम कर रहा है? एज अ नाउन काम कर रहा है। नॉलेज का ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल आना चाहिए, तो यहाँ पर एक आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया है। थर्ड वाले में भी आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। फोर्थ वाले में साउंड में सा की आवाज़ आ रही है, तो ए एन तो आएगा ही नहीं, ए आना चाहिए। तो सेकंड और फोर्थ तो गया हमारे पास में। नॉलेज ऑफ जापानीज, नॉलेज ऑफ जापानीज, देखिए यहाँ पर नॉलेज ऑफ जापानीज, ठीक है, आप दोबारा से नॉलेज ऑफ द जापानीज, जापानीज की नॉलेज, अच्छा, यू मस्ट रीड। अगर आपको जापानीज की साउंड नॉलेज चाहिए तो आपको इस किताब को पढ़ना है। यदि आपको जापानीज लोगों की जानकारी चाहिए, देखिए जापानीज क्या है, यहाँ पर लोगों के बारे में चर्चा है। जापान के लोगों को जापानीज बोला जाता है, तो ये ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। जब ये ग्रुप को इंडिकेट करेगा तो इससे पहले दा आना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर थर्ड लगेगा। क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही होना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी को बता रहा है। जापानीज एक कम्युनिटी है और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दा का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20 में। 20 में क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है। द रेस्टोरेंट्स मेन्यू फीचर्ड अ वैरायटी ऑफ डिश। अब आपको देखो डिलीशियस डिलीशियस डिलीशियस, सभी जगह पे डिलीशियस ही लिखा हुआ है। प्रॉपर स्पेलिंग आपको देखनी है। फोर्थ की स्पेलिंग गलत है, थर्ड वाला गलत है। सेकंड वाले में देखिए डिलीशियस का डी कैपिटल है, यहाँ पे डिलीशियस का डी स्मॉल है, बाकी स्पेलिंग तो सही है। अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें, सेंटेंस के बीच में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं आता, स्मॉल लेटर आता है, तो ऑप्शन नंबर वन सही रहेगा। देखिए बेटा, हम लोग एग्जाम के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। ये सेट नंबर 31 था, कल मैं आपके लिए 32 लेकर आऊँगा। अगर बेटा आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं तो हमको भी, हमारा जो है मनोबल टूट जाता है, फिर मन नहीं करता है फिर कंटेंट बनाने का। एक दिन बीच में देखिए गैप हो गया, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मन ऐसा करा कि क्या बनाएं, जब बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इससे प्रैक्टिस सेट को समझ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मैं जो इसके अंदर बता रहा हूँ कि पेपर को कैसे हैंडल करना है। देखिए जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, जिस स्पीड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिस पेस के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप मैच करिए। अगर आप इस स्पीड को मैच कर जाएंगे, बिलीव कीजिए एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक होगा। लेकिन अगर आप बस वही 10 क्वेश्चन के लिए आधे घंटे का वीडियो देख रहे हो, तो मेरा मानना ये है वो टाइम का वेस्टेज है। एक ऐसा बच्चा है जिसकी ग्रामर कंप्लीट हो गई है, बस वो एक चाहता है कि बस मेरे को सर एक क्विक रिवीजन मिल जाए, तो वो मेरा वीडियो देख सकता है। उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। बाकी जो बच्चे बस ऐसे ही हैं कि बैठे ही हुए हैं, कोई ग्रामर का तैयारी ही नहीं किया है और जस्ट वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप साइड बाय साइड प्लीज़ एक ग्रामर का भी आप सेशन देखते जाइए। किसी भी टीचर का देख लीजिए, कहीं से भी कोई कंटेंट पढ़ लीजिए। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता है। बस हमारी समझदारी के ऊपर है कि हमको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। वी आर फैमिलियर विद द क्विट। देखिए हम लोगों ने एक क्वेटो पढ़ी है, उससे हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। एक वाक्यांश है, इफ़ विंटर कम्स, यदि सर्दी आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और उसी के साथ में क्या आता है? वसंत आता है। जैसे ही सर्दी आती है और उसके साथ में क्या आता है? वसंत आता है। तो एक बहुत फेमस वर्ड है, बिहाइंड एंड फार नहीं होता, बिहाइंड एंड बिलो नहीं होता, फार तो दिया ही हुआ है और बिहाइंड लगाना है बस आपको, फार बिहाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर। विंटर आर डिप्रेसिंग, विंटर क्या करती हैं? तनाव दे सकती हैं, बट बी बियर, लेकिन वी बियर, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं, बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, इट विल नॉट डैश परपेचुअली, कि ये हमेशा नहीं रहने वाली है ना। इट विल नॉट लास्ट फॉर, इट विल नॉट लास्ट, ये क्या है? सदैव नहीं रहेगा, समय बदलेगा, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा, समय बदलता है, अच्छा वक्त भी आता है। स्प्रिंग, उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में? बाहर आने लगेगी। एंड स्प्रिंग डैश अ न्यू लाइफ इन अस, और स्प्रिंग क्या करेगा? हमारे लिए एक नया जीवन लेकर आएगा। तो क्या करेगा वो? हमारे जीवन को इमर्स करेगा नहीं, इनकलकेट कोई ज्ञान देगा नहीं, इनफ्यूजेस हमारे जीवन में आके जुड़ेगा वो।
एज द स्प्रिंग ब्रिंग टू सेट इट सेल्फ, देखिए स्प्रिंग अपने जैसे ही स्प्रिंग आती है तो अपने साथ क्या लेती है, लेकर आती है, द नाइट बिकम शॉर्टर, रात क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, डेज गेट लॉन्गर, और दिन क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, गार्डन एंड लॉन्स बिकम कलरफुल, गार्डन और लॉन क्या हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, बर्ड्स, बर्ड्स मतलब कोपलें, डैश फ्लावर्स, और बर्ड्स क्या, कोपलें क्या निकलने लगती हैं फ्लावर्स में से बाहर की तरफ आने लगती हैं, तो क्या करेंगे, एज फ्लावर, बर्ड्स कम्स आउट एज फ्लावर, बर्ड्स कोपले खिलने लगती हैं, फूल निकलने लगते हैं, बर्ड स्ट्रिप्स पक्षी गाने लगते हैं, बटरफ्लाई फ्लाई, बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, डैश टू ऑन द स्वीट नेक्टर, वो पराग जो फूल के ऊपर जो पराग लगा रहता है ना, फूल है ना, एक फूल, और फूल के ऊपर क्या हो, अगर जैसे पराग लगा हुआ है तो पराग को लेने के लिए क्या आती है, बटरफ्लाई आती हैं, द डलनेस इज टेकन ओवर बाय द ब्राइटनेस, और जो अंधेरा होता है, जो धुंध होती है, वो किसके, चमक के द्वारा कवर कर ली जाती है, तो जो बर्ड्स आती हैं, वो बटरफ्लाई आती है, वो क्या करती हैं, वो नेक्चर को सक करती हैं, है ना, फूड फूड नहीं करती, गल्प निगल नहीं जाती पराग को, गॉबल है ना, अचानक से नहीं निकल जाती, ऑप्शन नंबर 4 सक करती हैं। तो बेटा, थैंक्स फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको हमारा पढ़ाना थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करते हैं बहुत, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।